अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। मैं कल पढ़ रहा था अबाउट इज़राइल और हमास का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर, एंड मैं देख के आ रहा था कि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिधर पीएम ने ओपनली ट्विटर के थ्रू या ओपनली सोशल मीडिया पे बोला कि वी आर विद इज़राइल। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, दे स्पेसिफिकली यूजिंग वर्ड्स एज हमास टेररिस्ट। मतलब नहीं तो यूजुअली लोग कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मिलिटेंट्स बोलते हैं या कोई इनस्टेबल स्टेट बोलते हैं या कोई पार्टी बोलते हैं या एरिया बोलते हैं, कभी भी डायरेक्ट टेररिस्ट का टैग नहीं दिया जाता यार। अभी बट बहुत लोग अभी जो इजराइल और हमास में हो रहा है डायरेक्टली टेररिस्ट बोल रहे हैं। इंडिया हैज बीन यार मैं अपफ्रंट एज वेल। यही चीज़ बात जो नेता नहीं कह पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि देश कैसे बदल गया। यार एक चीज़ बताओ, इनोसेंट महिलाओं को अगर कोई मारेगा, यू मस्ट बी सीइंग द वीडियोस। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली इशू क्या हुआ था कि हमारे देश के अंदर ना अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग थी, वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट वाली जो थिंकिंग थी, जो उस वक्त थी, क्या थिंकिंग थी? वो ये थिंकिंग थी कि भाई हम जो है भारत ना किसी से अलाइन नहीं करेगा। और भारत पहले उस वक्त क्या हो रहा था 1950s के बाद में वर्ल्ड जो है दो भागों में बढ़ गया था। एक था जो यूएसएसआर लेड ग्रुप और एक था आपका यूएस लेड ग्रुप। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम लोग किसी ग्रुप में नहीं आएंगे, दोनों जगह हमारे। पर उसमें हम लोगों ने बड़ी इशू एक मिस कर दिया कि जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उस वक्त में जितने भी अरब नेशंस थे उनने जाके सपोर्ट चाइना को किया था, पाकिस्तान को किया था। जब हमको एम्यूनिशन की जरूरत पड़ी थी, इजराइल ने उस वक्त हमारी मदद की थी। कारगिल वॉर में जब पाकिस्तानी आतंकवादी केव्स में छुपे हुए थे, हमको प्रेसिशन स्ट्राइकर्स चाहिए थे, आप पढ़ना जाके, इजराइल ने वो प्रोवाइड किए थे। पर हम लोग ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में हमने इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप के स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमने सोचा कि अगर हमने इजराइल को फुल्ली बैक किया तो हमारा यहाँ पे वोट इंपैक्ट हो जाएगा। दैट वाज अ वेरी शैलो थिंकिंग, क्योंकि आप देखो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस। कैसे वोट इंपैक्ट होगा? क्योंकि पैलेस्टीन से लोगों को लगेगा कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट है, तो उससे अगर हम लोग मान लो खुल के अगर बोल देंगे तो यहाँ पे लोगों को इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए जाके आप कांग्रेस का स्टेटमेंट चेक कर लो तो इट कुड नॉट ओपनली कॉल व्हाट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वेयर दे आर मिसिंग इट। वो सब एरा पहले की चीज थी। दैट वाज जब पैलेस्टीन इनिशियली बना था 1970s में, इंदिरा गांधी के समय अरफत हैड कम व्हेन इंदिरा गांधी पास्ड अवे। बट जब इजराइल ने हमारी कारगिल में इतनी बड़ी मदद करी, जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो है पैलेस्टीन डिड नॉट, ये जो आतंक, हमास कंप्लीटली टुक द रूप ऑफ एन टेरर ऑर्गेनाइजेशन। आई बिलीव वी शुड हैव एक्सप्लोर्ड द इंडिया इजराइल रिलेशनशिप्स। हम लोग क्या करते थे, दूसरे का इंतजार करते थे। हम लोग इस बार हमने दूसरे का इंतजार नहीं किया। इस बार हम लोग पहले नेशन थे जिसने बोला जो हमास ने किया वो दिस इज एक्ट ऑफ टेरर। पहले हम लोग ने जब इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया, जब चाइना या किसी दूसरे ने रिकॉग्नाइज किया। तो इमेजिन करो, हम लोग फर्स्ट नेशन थे जिसने नॉन अरब वर्ल्ड के जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था उस वक्त। बट हम वन ऑफ द लास्ट नेशंस थे जिसने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक संबंध एस्टैब्लिश किए थे। ये था बिकॉज हमको, हमारे नेताओं को डर था हमारे देश में कि यार इससे हमारे ना वोट्स इंपैक्ट ना हो जाए। नो, मोदी इज वेरी क्लियर। मोदी इज कंप्लीटली वेरी क्लियर। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ टेरर। यही नरेंद्र मोदी है जो जाके इजराइल में जाते, मैंने आपको बताया, और फिर जाके पैलेस्टीन भी जाते हैं। और इसमें ना इजराइल, यार इंडिया पैलेस्टीन जाए, इंडिया इजराइल जाए, इसमें इजराइल और पैलेस्टीन का क्या रोल है? वी विल डिसाइड इट, वी विल टेक अ कॉल। दिस इज व्हाई आई से ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज प्रैक्टिसिंग अ ट्रूली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाइक अ डेवलप्ड कंट्री। ये तो अब देखो, टेररिस्ट 4 बार सोचते। इट टुक कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी ने अभी तक नहीं अपोज किया है। आप राहुल गांधी जी की ट्वीट उठा के देखो, उन्होंने नहीं अपोज कर पाया। जयराम रमेश को 2 दिन लग गए थे कहने के लिए कि भाई हम लोग ये एक्ट ऑफ वायलेंस का, उन्होंने उसको एक्ट ऑफ टेरर नहीं किया। आप जयराम रमेश की ट्वीट उठा के देखिएगा, जयराम रमेश जी की, उन्होंने उसको एक्ट ऑफ वायलेंस का, उन्होंने एक्ट ऑफ टेरर नहीं किया। सीताराम येचुरी ने जाके भी कहा कि पैलेस्टीन के साथ वो खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि केरला में अलग अलग जगह में मुस्लिम वोट इंपैक्ट हो जाएगा। ये थिंकिंग बहुत गलत है। जो एक्ट ऑफ टेरर, वो एक्ट ऑफ टेरर है, उसका आपको उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मोदी इज वेरी क्लियर इन दैट। और इसी जाके हम लोग फर्स्ट नेशन बने। और इजराइल ऑल्सो कंप्लीटली अप्रिशिएटेड इट। इनफैक्ट जो अभी हमारा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन था वैली के अंदर, उसमें जो प्रेसिजन ड्रोन्स थे वो इजराइल ने हमको दिए थे।
तो जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है हम उसके साथ में एक्ट ऑफ टेरर में क्यों नहीं खड़े होंगे। पर इससे एक और लेसन है राज हम सब पूरी दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको वर्ल्ड में बेस्ट कहा जाता है, उसका आयरन डोम, उसको अगर हमास जैसे आतंकवादी इंस्टीट्यूशन ने, आतंकवादी संगठन ने ब्रीच कर दिया, इट इज अ बिग इंटेलिजेंस फेलियर। तो हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है एज अ कंट्री। हम कभी भी आतंकवादियों को लाइटली नहीं ले सकते। तो जो हमारे अभी देश सिक्योर है, वी कांट टेक इट लाइटली बॉस, वी कांट टेक इट लाइटली। मतलब मैं यही जैसे इमेजिन कर रहा था, यू रिमेंबर कैसे आई कांट, इजरायली इंटेलिजेंस को ब्रेक कर दिया, कितनी बड़ी बात है। और अब सोचो हमारे देश में टचवुड अभी हम लोग कंप्लीटली सिक्योर है, कोई बड़ा आतंकवादी हमला हमारे मेन सिटीज में नहीं हुआ। इफ यू रिमेंबर 26/11 वाज हॉरर यार, समझौता ब्लास्ट वाज हॉरर। तो आप कभी भी आतंकवादी को लाइटली नहीं ले सकते। अभी अभी ISIS के कुछ आतंकवादी पकड़े गए, या कहते हैं इंटेलिजेंस में, माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि यार अगर आपको, तो मुझे सिर्फ वही पता चलता है जो आतंकवादी घटना हुई है। एवरी डे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी वो आतंकवादी घटनाएं जिनको रोकने के लिए सुबह से रात तक लगी होती है, हमें पता ही नहीं चलता। वो हमारे हीरोज हैं, हमें वही पता चलता है जब वो फेल होती है। कितनी बड़ी बात है। और इजराइल जैसे ही अगर मोसाद, अगर सोचो इसके पहले वो कितनी बार सक्सेसफुल हुई, बट ये इनका आजादी के बाद से इजराइल की सबसे बड़ा फेलियर रहा। उनके पास सब कुछ है टेक्नोलॉजिकली, सो यू कांट टेक योर एनिमी लाइटली एवर। योर एनिमी इज योर एनिमी। अगर आप सोचो कि आपका एनिमी आपका दोस्त बन जाएगा, यू आर ऑलवेज मिस्टेकन। तो अब डीपिंग, लाइक डबल क्लिकिंग ऑन दिस होल सिचुएशन एंड डीप डाउन, मेरे को समझाओ कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है इजराइल हामास में। क्या हुआ एकदम से, कहाँ से फेलियर हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, गिव अस। मैं इसका रियल रीजन बताऊं, पहले हुआ क्या, लाइक इन सिंपल वर्ड्स अगर सबको समझाना हो तो क्या है पूरा इशू बताओ। गाजा क्या है, इजराइल क्या है, हमास क्या है? देखो बेसिकली गाजा एक टेरिटरी है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, जिसको पैलेस्टीन एक कंट्री है हाँ है, जिसको पैलेस्टीनियन जो है वो कहते हैं कि भाई इजराइल ने फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया है। अच्छा। इजराइल जूइश की पूरी तरीके से कंट्री है, और उसके पीछे की हिस्ट्री सबको पता है, किस तरीके से जूस को परसिक्यूट किया गया था एंड ऑल ऑफ इट। नाउ बेसिकली हमास जो है वो अपने आप को कहती है कि हम पैलेस्टीनियन लोगों की आवाज़ हैं। तुम इमेजिन कर लो जैसे JKLF थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक आतंकवादी था आपका यासीन मलिक, जिसको इस देश के अंदर सब लोग फ्रीडम फाइटर कहते थे और कहते थे वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। पर वो आदमी क्या करता था, कश्मीरी पंडित्स को बुचर करता था, जजेस को मारता था और कोट अनकोट अपने आप को कश्मीरियों की आवाज़ कहता था। गवर्नमेंट ने जब स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, आर्टिकल 370 हटाया, इसको जेल में डाला। आज मुझे बताओ एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिंग हमेशा से ही था। हमने ये चंगू मंगू यासीन मलिक जैसे लोगों को इतना प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि इनके पॉलिटिकल रिश्ते हुआ करते थे, क्योंकि ये मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब के वो पार्ट्स थे। तो तुम समझो कि जो यासीन मलिक काम करता था वही हमास यहाँ पे काम करने की कोशिश करती है पैलेस्टीन के अंदर। वो कहती है कि भाई हमें गाजा स्ट्रिप हमारी है, इजराइल इल्लीगली उसने ऑक्यूपाई करी हुई है, तो हम उसको लेके ही रहेंगे। तो वो उसकी एक आवाज़ बन जाती है। इजराइल को हमेशा से उनसे थ्रेट रहता है। तो ये कंसिस्टेंट लेट 1960s के बाद से जब से बना है तब से बैटल इनके बीच में रहा है। अच्छा। वो अब इजराइल के अंदर अटैक करते थे, उसके इजराइल रिटेलिएट करता था, और फिर इजराइल ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया। तो जो आयरन डोम की बात करते हैं कि कोई भी अगर मिसाइल भी ये मारे तो वो भी इजराइल के आयरन डोम से पीछे चले हवा में फूट जाती है, ऊपर नीचे नहीं आती। करेक्ट, जो अभी भी हुआ अभी। हाँ, पर इस बार इन लोगों ने उसको ब्रीच कर दिया था, इस बार वो ब्रीच कर गए। सो और क्या है, इनकी इजराइल इस बहुत छोटी कंट्री है, मतलब आपकी उत्तर प्रदेश की आधी भी नहीं होगी, 1/4 भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की भी 1/4 है इजराइल एज अ कंट्री। कुछ नहीं है यार। अब लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात करते रहते हैं, मान लो हमारे देश में यार 10 ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया को गवर्न करना है डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये लोग हमको क्या ज्ञान देते हैं, इनकी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइनली आप देखो। बट इजराइल ने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस, इनोवेशन टॉप क्लास। और ये इस तरीके से एक आपसी हमेशा से दोनों के बीच में रंजिश होती थी। इजराइल को बहुत सारे मुल्कों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। भारत को भी काफ़ी समय लग गया था इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद 1990s व्हेन भारत ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध इस्टेब्लिश करे थे। उसके बाद में लेट 1990s में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो पहली बार
जसवंत सिंह वाज द फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो गए थे इजराइल में, फिर LK अडवाणी गए थे इजराइल के अंदर। तो तब से जब बीजेपी का इमरजेंस हुआ हिंदुस्तान की पॉलिटी में, जब भारत में भी इजराइल के प्रति रुख बदला, रिकग्निशन ज़्यादा हुआ, तब भी हम लोग हमेशा से एम्बिगुअस थे। हम लोग पैलेस्टीन की राइट्स की भी बात करते थे, साथ में हम लोग बात करते इजराइल थे की भी बात करते क्यों, क्योंकि पैलेस्टीन को अरब देश सपोर्ट करते थे। अरब देश के अंदर भारत का मेजॉरिटी एनर्जी इंपोर्ट जो होता था वो अरब देशों से होता था। तो हमारे नेताओं को हमेशा से डर रहता था कि यार अगर हमने ओवरटली इजराइल को सपोर्ट किया, पैलेस्टीन को नहीं करा और आतंकवाद को आतंकवाद बोल दिया, तो ऐसा ना हो अरब देशों के साथ में मिलके ये हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स को इम्पैक्ट करे। 50% ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स हमारे अरब देशों से होते हैं, ये हमारी दिक्कत हुआ करती थी। और हिंदुस्तान के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो बहुत पुश एंड पुल्स होते हैं इस समय। 14 के अंदर मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई, मेजॉरिटी गवर्नमेंट जब आई उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्लियर स्टैंड लिया। 17 के अंदर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए, पैलेस्टीन में स्टॉप हुए बगैर इजराइल गए, और बड़ी बात हो गई। साथ में उन्होंने संबंध अरब देशों के साथ भी अच्छे रखे, और हिस्टोरिक हो गया। उसके एक साल बाद पैलेस्टीन को भी आप बुला दिया, और हिस्टोरिक हो गया। इंडिया ने बोल दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, जो गलत है गलत को बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। जब ये एक्ट ऑफ टेरर हुआ, हिंदुस्तान ने इसको एक्ट ऑफ टेरर पूरी तरीके से बुलाया। एक्ट ऑफ टेरर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? इन लोगों ने बेसिकली जाके इजराइल के गाजा स्ट्रिप के अंदर घुसे, इजरायलीज को कैप्चर किया, मारा, 40 से ज़्यादा लोगों को बंधुआ बनाया, अपनी तरफ लेके चले गए, मिसाइल्स दागी। तो बेसिकली इजराइल में अटैक कर दिया। तो इजराइल ने पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू उनके जो प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं। ऐसा अभी पिछले 30 सालों में कभी भी नहीं उन्होंने बोला। तो एक स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। सो बेसिकली वॉर है, प्योर इजराइल के वॉर है। अब इजराइल जो है वो पूरे इस पैलेस्टीन के अंदर घुसेगा, सबको पूरी तरीके से तहस नहस करेगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी को थ्रेट। मान लो कि तुम्हारे देश के अंदर कोई आके, लाइक मेरे हिसाब से 26/11 जो पाकिस्तान ने भारत के लिए किया था, इट वाज एन एक्ट हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट। अगर जेन्युइनली 26/11 के बाद में भारत को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था। हम तो बेवकूफ़ थे कि डोसियर खेलते रह गए। यार तुम्हारे ताज में जाके आतंकवादी घुस के इतने सारे लोगों को मारते हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम सामने आता है। आइडियली हमको घुस के मार देना चाहिए था, दैट वाज, पाकिस्तान को घुस के मार देना चाहिए था, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ तो तुम सोचो पूरे के पूरे इजराइल के अंदर वो घुस गए, पैलेस्टीन हामस घुस गई, जो एक्ट ऑफ अपने आप को कहती है कि पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है, वो उसको अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस बोलते नहीं है। तभी ईरान और बाकी के मुल्कों ने उसको सपोर्ट करा है, अरब देशों ने इसको सपोर्ट, कुवैत ने भी इसको सपोर्ट करा है। तो ये हामस एक्ट, अब इजराइल के लिए हामस इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हामस जनरली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने इजराइल के इनोसेंट लोगों को मारा, सोल्जर्स को मारा, महिलाओं के साथ अमानवीय कार्य किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर इजराइल ने एक एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया, और अब इजराइल जो है रिवेंज लेगा। तो मोटी मोटी बातें 30-40 साल से इनके बीच में चला आ रहा है। बट इसको टेरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति इनोसेंट सिविलियंस को मारे और किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी को हर्ट करे, तो और सोवरेनिटी को क्वेश्चन करे या सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ जंग करे, वो एक्ट ऑफ टेरर ही है। क्योंकि इजराइल को लगता है कि पैलेस्टीनियन जो है वो हमारे मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, वो हमेशा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पे रहता है, तो इसीलिए वो एक्ट ऑफ टेरर है। सो दैट इज व्हाट आई कैन से। एक तुमको विचित्र बात बताऊँ, यूएन ने अभी तक टेरर वर्ड को, टेररिस्ट को डिफाइन नहीं किया है। कैन यू इमेजिन दैट यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक टेररिस्ट कौन है उसको डिफाइन नहीं किया आज तक। हु इज अ टेररिस्ट, अब चेक करो ऑफिशियली यूएन के उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। ये है स्थिति। सो इसीलिए कई बार लोग मिलिटेंट यूज करते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, बट इट्स अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। बेसिकली टेररिस्ट कौन है? जो किसी मुल्क की सोवरेनिटी को हर्ट करे, उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करे और जाके इनोसेंट्स को मारे, दिस इज अ टेररिस्ट, दैट्स इट। सो पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, उसने हमेशा टेरर को एस्टूल किया हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ऐसे ही पैलेस्टीनियंस के अंदर जो हामस है, जो अपने आप को बुलाती है लिबरेशन आर्मी, जो पैलेस्टीन की आवाज़ उठने की बात करती है, जो कहती है कि इजराइल ने फोर्सिबली गाजा स्ट्रिप को पकड़ा है, पर अगर इजराइल के अंदर घुस के अगर इनोसेंट इजराइलीज को मारेगी तो इजराइल के तो एक्ट ऑफ टेरर है। तभी यूके से लेके यूएस ने, सब ने इजराइल को सपोर्ट किया, और इंडिया ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो ये एक्ट ऑफ टेरर है। इसके पीछे की पूरी बात ये है। अब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? इजराइल बैंड बजा देगा पैलेस्टीन के हमस की, पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेटली होगा। और यू फील इजराइल इज इक्विप्ड इनफ कि कहीं कुछ भी इजराइल के मिलिट्री की जितनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, इट इज सेकंड टू यूएस, नॉट इवन सेकंड टू यूएस, सेकंड टू नन।
हम लोग ज़्यादातर जो ड्रोन ये सब यूज़ करते हैं इसराइल से यूज़ करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है मोसाद का। मोसाद इसका आपको भी पता है, मोसाद को कहते हैं कि सबसे बड़ी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मोसाद। आपको याद है जब वो इजरायली एथलीट्स को मारा गया था आई थिंक म्यूनिक ओलंपिक के बाद में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बाद में इसराइल ने चुन चुन के जिन आतंकवादियों ने मारा था उन सबको उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निपटाया था। उस पर एक म्यूनिक मूवी बनी थी म्यूनिक के नाम से। तो मेरे हिसाब से इसराइल विल गो ऑल आउट, इसराइल विल छोड़ेगा नहीं ये हमास को। और हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ये सब चलेगा? काफ़ी समय, मेरे हिसाब से हफ्ते से ऊपर चलेगा ये, मतलब अब ये रुकने वाले नहीं है। आप देखो इसराइल का अपोजिशन लीडर खुद जाके अपनी आर्मी में मदद कर रहा है। इसराइल में ये अच्छी होती है कि जो भी पॉलिटिशियन होता है वो 1 साल उसको आर्मी में सर्व करना होता है। सारे लोगों को। मैं तो बहुत अच्छा है। मेरा तो मानना है कि हमारे देश में कोई भी युवा जब 12वीं पास करता है उसको एक ऑप्शन देना चाहिए कि आर्मी में 100 साल होकर के कर सकता है। आर्मी में एक बार इजराइल में सबको शायद ये है ना कि कंपलसरी हर किसी को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट सर्व करना है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हम किसी भी सिटीजन को यूज कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि एक आर्टिकल है विच सेज दैट एट द टाइम ऑफ नीड, जब देश को चाहिए तो आप आर्म फोर्सेस की मदद कर सकते हो और आपको करनी पड़ेगी। इट्स नॉट देयर एज अ मतलब एज अ कंपलसरी आर्टिकल, बट इट इज अ प्रोविजन ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें है। तो इसराइल में कंपलसरी है हाँ, कि हर किसी को सर्व करना पड़ेगा। आप समझो ये कभी बहुत भी पड़ेगा। अभी तो चलो ट्विटर पे एक्स के ऊपर वीडियोस को ये ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको सब देख पा रहे हो आप, पर मैंने देखा है कैसे मतलब महिलाओं को, आप सोचो इनोसेंट महिलाओं के साथ किस तरीके से अभद्र कर गई। तो इसराइल की भी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की आती है। अगर ये इन्हें डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो मैसेज नहीं सेट कर पाएंगे। और इस बार हमास इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप देखो कि इट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जो ये मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसका एक डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आपको भी इसको किसी को बुलाना चाहिए, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट को जो करे कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।